हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज हम अपनी आईपीसी और बीएनएस की सीरीज जो हम साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। आज जो सेक्शन हम डील करेंगे वो है बीएनएस का सेक्शन 3। ओके, एंड ये लेक्चर 4 है हमारी सीरीज का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, जो हमारा सेक्शन 3 है ऑफ बीएनएस, वो हमारा सेक्शन काफी सेक्शंस जो हैं उसमें आईपीसी के जो हैं उनको इनकलकेट कर लिया गया है, जिनको अब सब क्लॉसेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट सब क्लॉज है सेक्शन 3 का, इट डील्स विद जनरल एक्सप्लेनेशंस। ओके, एंड ये हमारा सेक्शन 6 था ऑफ आईपीसी। जो हमारा सेक्शन 3 क्लॉज 1 है वो ये कह रहा है कि थ्रू आउट दिस सनेता every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to exceptions contained in chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provisions or illustrations. So basically जो हमारा section 3 clause 1 है और जो हमारा section 6 of IPC था, वो ये चीज कह रहा है कि जो जनरल एक्सेप्शंस है उनको बार बार हर सेक्शन के साथ अगर लिखा जाता तो हमारा ये जो संहिता है और जो ये हमारा कोड है, इट वुड हैव बीन वेरी बल्की, ठीक है, और कोई सेंस भी नहीं बनती है। तो इसीलिए इन्होंने एक अलग से चैप्टर बना दिया है जनरल एक्सेप्शंस करके, जिसमें उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस जो है उनको मेंशन किया गया है, और वो जो एक्सेप्शंस हैं वो सारे ऑफेंसेस पे लागू होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इज इट एप्लीकेबल ओनली टू आईपीसी? नो, इट इज नॉट। कोई भी लोकल लॉ है, कोई भी स्पेशल लॉ है, उन पे भी ये जनरल एक्सेप्शंस जो हैं वो लागू होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम आगे इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे, बट यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि किसी एक एक्सेप्शन को, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि 7 इयर्स से जो कम का बच्चा है, ठीक है, उसके द्वारा किया गया कोई भी क्राइम को हम क्राइम नहीं मानते, उस बच्चे को हम पनिश नहीं कर सकते अंडर लॉ। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज डोली इनकेपेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस छोटे बच्चे की, जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसके पास उतनी उसका उतना इंटेलेक्ट ही नहीं है कि वो समझ भी पाए कि उसने किया क्या है। तो ये जो एक एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन जो है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्राइम्स इन इंडिया, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो ये कह रही है कि the sections in this Sanhita which contain definitions of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offences, but definitions are to be understood subject to general exception which provides that nothing shall be an offence which is done by child under 7 years of age. Same illustration जो मैंने अभी आपको बताई है कि हम हर एक सेक्शन के आगे, हर एक क्राइम के आगे ये चीज नहीं लिखेंगे। ये जो है ये एप्लीकेबल है टू होल ऑफ संहिता। ओके, एंड सेम चीज हमारी सेम इलस्ट्रेशन सेक्शन 6 में गिवन थी। हमारी जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है दैट इज बी, वो ये कह रही है कि कोई एक पुलिस ऑफिसर है और वो एक पर्सन को एप्रीहेंड कर लेता है जिसने मर्डर कमिट किया, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो जो पुलिस ऑफिसर है, दैट पुलिस ऑफिसर विल नॉट बी लायबल फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। व्हाई? बिकॉज दैट पुलिस ऑफिसर इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, ठीक है। और ये जो बाउंड बाय लॉ वाला जो है ये भी हमें जनरल एक्सेप्शंस में दिया गया है, तो इसीलिए उस पुलिस ऑफिसर को सजा नहीं मिलेगी टू अरेस्ट दैट पर्सन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। गाइज, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है आईपीसी का वो है सेक्शन 7, जिसको हम पढ़ेंगे बीएनएस के सेक्शन 3 क्लॉज 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 3 क्लॉज 2 है उसमें और भी आईपीसी के सेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of this sanhita is used in every part of this sanhita in conformity with the explanation, ठीक है। तो जो भी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर गिवन हैं हमारे इस वाले चैप्टर में, उनको हम सभी पूरी संहिता को एज अ होल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो भी चीज हमारे जनरल एक्सप्लेनेशन में गिवन है
वो हम पूरी संहिता के साथ उसको साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, मतलब उसको आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है, ठीक है। अब जैसे कि आप समझेंगे कि आपने यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन भी बोल दिया, जनरल एक्सप्लेनेशंस भी बोल दिया, ठीक है। तो जनरल एक्सप्लेनेशन जो है वो इस चैप्टर से डील कर रहा है, तो इसमें जितने भी हमारे सब क्लॉजेस हैं और आईपीसी के जितने भी सेक्शन आते थे उनको भी हम पूरी आईपीसी के साथ और पूरी बीएनएस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और जनरल एक्सेप्शंस को भी अगर इनको हर एक सेक्शन के साथ लिखा जाता तो आप खुद ही समझ लीजिए, मर्डर के बाद भी लिखा सारी जितने भी जनरल एक्सेप्शन है वो भी एक्सप्लेन करो, ठीक है, जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी एक्सप्लेन करो, तो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है हमारे सब्जेक्ट्स एंड इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो कि हर एक सेक्शन के बाद वो चीज लिखी जाए, बिकॉज आपको पता है आईपीसी में और बीएनएस में कितने सारे क्राइम्स जो है, कितने सारे ऑफेंसेस जो है वो मेंशन्ड है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सब क्लॉज विच इज 3 क्लॉज 3 एंड हमारा वो जो सेक्शन है जिसको हम उसके साथ पढ़ेंगे वो है सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन 3 क्लॉज 3 है, इट इज स्टेटिंग व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज दैट पर्सन्स पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमारी क्या कह रही है? A person employed temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk or a servant is a clerk or a servant within the meaning of this subsection, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका पोजेशन जो है, हम बोलते हैं ना कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तो जरूरी नहीं है कि वो मालिक वहां पे प्रेजेंट हो, ठीक है। वहां पर अगर वो प्रॉपर्टी किसी क्लर्क के पास है, किसी सर्वेंट के पास है या उसके स्पाउस के पास है, इवन दैट थिंग मीन्स कि वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज इन द पोजेशन ऑफ द ओनर, ठीक है। जैसे कि हमने एक बहुत फेमस केस आपने देखा होगा, अब यहाँ पर देखिए वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला इशू भी आ जाता है, ठीक है। कैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 घर हैं, ये एक फेमस केस भी था, अगर आपको पता हो तो इट वाज नोन एज सुरेंद्र सिंह वाला केस था जिसमें निठारी किलिंग्स, ओके। सो उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा सर्वेंट था उसके पोजेशन में था वो हाउस, ठीक है, एंड जो मालिक था वो कहीं और रहता था, ठीक है। तो जो अगर आपने जैसे वहां पर सर्वेंट को रखा है तो वहां पर उस सर्वेंट की तो ड्यूटी है ही है ये चेक करना कि घर में सब कुछ ठीक है और कोई क्राइम नहीं हो रहा, बट वहां पर जो है आपका ओनर भी लायबल होगा। क्यों? क्योंकि आज चाहे वो घर जो है उसमें वो ओनर रह नहीं रहा और वो वहां पर सर्वेंट की उस निगरानी में, बट स्टिल देयर इज द लायबिलिटी ऑफ द ओनर। व्हाई? बिकॉज उसकी ड्यूटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम चेक करे कि हमारे घर में, बिकॉज इट इज माई हाउस, इट इज माई प्रॉपर्टी, आई हैव टू मेंटेन इट, आई हैव टू सी इट कि वहां पर कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला सब क्लॉज भी समझ आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आईपीसी। नाउ जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ऑफ आईपीसी, इट इज सेक्शन 32, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे बीएनएस के सेक्शन 3 क्लॉज 4 के साथ। यहाँ पर भी कोई वर्डिंग्स में चेंज नहीं है, यहाँ पर सिंपल सी बात ये कह रहा है कि इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड्स which refer to acts done extend also to illegal omission, ठीक है। यहाँ पर जो ये चीज कह रहे हैं कि act will include illegal omission, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जब हम एक्ट मेंशन करेंगे तो वहां पर हमने 2 चीजें देखनी है। एक्ट तो हो गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन जिसने क्राइम किया है, ठीक है। अब उसको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, हु इज नॉट लीगली बाउंड। लेकिन इलीगल ओमिशन हो गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू डू अ थिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें जब हम डेफिनेशन क्लॉजेस पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इलीगल ओमिशन और एक्ट में क्या डिफरेंस है। वहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था विच इज वेरी फेमस, कि जब भी मान लीजिए जितने भी प्रिजनर्स होते हैं और वहां पर जो जेलर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ही इज लीगली बाउंड टू टेक केयर ऑफ द प्रिजनर्स, ठीक है।
अगर वहां पर वो उनको प्रॉपर फूड और वगैरह केयर प्रोवाइड नहीं करता है, तो इट इज ऑल्सो अ क्राइम अंडर दिस संहिता, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो यही कह रहा है कि कोई भी इलीगल ओमिशन जो है, इवन दैट विल बी कॉल्ड एज एन एक्ट, ठीक है, इट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्ट, ठीक। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, उसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 क्लॉज 5 के साथ ऑफ बीएनएस, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है, इट इज फेमसली नोन एज क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन, ठीक है, बाय द नेम ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, व्हेन अ क्राइम, ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as it were done by him alone, ठीक है। सो ये जो सेक्शन है हमारा, इट इज एन इनकम्प्लीट सेक्शन। बाय, बिकॉज ये जो हमारा क्राइम है, जो हमारा कॉमन इंटेंशन बता रहा है, इट इज एन इनकोएट क्राइम, ठीक है। इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट, बिकॉज दिस सेक्शन हैज टू बी रेड विद अनदर सेक्शन जहां पर कोई क्राइम हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये लैंग्वेज है, वो बस इतनी सी बात कह रही है कि जब भी एक ऑफेंस हुआ है बाय सेवरल पर्सन्स, ठीक है, चाहे आप 5-6 पर्सन लगा लीजिए, 7-8 लगा लीजिए, वॉट एवर इट में भी, ठीक है, जितने भी लोगों ने क्राइम किया है, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों को ऐसे डील किया जाएगा, वो भी इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। दैट मीन्स उन लोगों ने पहले से ही एक इंटेंशन बना ली थी कि वी हैव टू डू दिस थिंग। तो जब ऐसा कुछ होता है, जब ऐसा कॉमन इंटेंशन वाला लगता है, जैसे कि आप देख लेंगे कि काफी सारे लोग जो है वो पहले से ही प्लान करके आते हैं कि आज हम अटैक करेंगे इस एरिया को, ठीक है। तो जब कुछ ऐसा होता है, वहां पर उनकी पहले से ही इंटेंशन होती है कि वी आर गोइंग टू अटैक दिस एरिया, और वहां पर जो है सभी लोग जो है इस बात को डिस्कस करके, इसको प्लान करके जब हम फर्दरेंस में एक्ट करते हैं, तो उसको कॉमन इंटेंशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आप बिना किसी ऑफेंस के साथ इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि पब्लिक डिस्टर्बेंस करना चाहते, तो वो उनके माइंड में है कि हम यहाँ पर पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, या फिर किसी एक पर्सन का मर्डर करना चाहते हैं, तो वहां पर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों की सबकी इंटेंशन है टू किल दैट पर्सन, ठीक है। तो वहां पर मर्डर का चार्ज लगेगा अलोंग विथ सेक्शन 34, और एंड नाउ लगेगा 3 क्लॉज 5, ठीक है, बीएनएस का। सो ये एक इनकम्प्लीट क्राइम है, और इसको हम हमेशा एक दूसरे क्राइम के साथ, एक दूसरे ऑफेंस के साथ पढ़ते हैं, और वहां पर कॉमन इंटेंशन लगेगी साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसको हम खाली 34 या खाली 3 क्लॉज 5 कभी नहीं लगता, ये आप गांठ बांध लीजिए, कभी भी नहीं लगता, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। गाइज, बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट सेक्शन, मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि कॉमन इंटेंशन जो है वो कभी भी एक इंसान पर नहीं लगता। अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन ने क्राइम किया है, तो वहां पर सेक्शन 34 नहीं लागू होगा, ठीक है। ये हमेशा एक से ज्यादा लोगों के ऊपर लगता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइज, जो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, इट इज सेक्शन 35 ऑफ आईपीसी। इट हैज टू बी रेड विद सेक्शन 3 क्लॉज 6 ऑफ बीएनएस, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि 35 में और 34 में क्या डिफरेंस है, तो आपको मैं क्लियर कट डिफरेंस बता देती हूँ। 34 जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट कॉमन इंटेंशन, ठीक है। लेकिन जो हमारा 35 सेक्शन है, दैट इज 3 क्लॉज 6, इट इज डीलिंग विद सिमिलर इंटेंशन। देयर इज अ डिफरेंस। सी, इसमें क्या लिखा गया है, वेन एवर एन एक्ट which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone with that knowledge or intention. So basically यहाँ पर क्या बात हो रही है, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझा देती हूँ, आपको ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 5 लोग हैं, या फिर 4 लोग हैं, आप कह लीजिए कि 4 लोग जाते हैं एंड दे डिसाइड कि उन्होंने
एक पर्सन को दे हैव टू बीट हिम, ठीक है। तो अब जब 4 लोग एक बंदे को बीट करने जा रहे हैं, यानी कि मारने जा रहे हैं उसको, सिर्फ उनकी इंटेंशन ये नहीं है कि उनकी क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो ये नहीं है कि उन्होंने उसका मर्डर करना है। वो उन लोगों ने पहले बात की है कि हम उसको जाकर पीटेंगे, ठीक है, सिंपल, खत्म यहाँ पर। लेकिन अब क्या होता है, उनमें से एक पर्सन कैरीज नाइफ, और वहां जाकर वो जब सब लोग उसको पीट रहे होते हैं वहां पर वो उसको स्टैब कर देता है एंड इवेंचुअली द पर्सन डाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ओनली दैट पर्सन हु टुक नाइफ, ओनली ही न्यू कि उसके पास नाइफ है और वो उसको जाकर वहां पर मार सकता है। लेकिन जो बाकी लोग उसके साथ गए थे उन लोगों को तो कोई पता ही नहीं था ना कि वहां पर नाइफ आ सकता है। उन लोगों की तो सिर्फ ये थी कि चलो भाई मुक्के मार आएंगे, थप्पड़ मार आएंगे, ठीक है, लात मार देंगे, ओनली दिस थिंग। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने नाइफ निकाल के उसका मर्डर किया है, उसको स्टैब किया है, ओनली दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर मर्डर। जो बाकी सब लोग उसके साथ थे उन लोगों को नहीं पता था, तो दे विल ओनली बी लायबल फॉर बीटिंग दैट पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पर सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में ये डिफरेंस होता है कि कॉमन इंटेंशन में उन लोगों को पहले से पता होता है कि क्या जाके करना है एंड एवरीवन हैज द सेम इंटेंशन इन द रूम। लेकिन सिमिलर इंटेंशन में क्या होता है कि आप सबको एक ऊपरी ऊपरी आइडिया है कि दिस थिंग हैज टू बी डन, और आप जाते हैं एंड यू एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ दैट, बट इवेंचुअली बीच में से कोई अगर कोई और क्राइम कर देता है तो यू विल नॉट बी लायबल बिकॉज यू डिड नॉट इवन नो कि दैट पर्सन इज कैरिंग नाइफ, ठीक है। सो आई होप ये आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ गया है ये वाला सेक्शन। एंड यहाँ पर जैसे कि हमारे पिछले कॉमन इंटेंशन वाले सेक्शन में कॉमन इंटेंशन बोला गया था, यहाँ पर क्रिमिनल नॉलेज बोला गया है, ठीक है। तो आपको ये जो कीवर्ड्स है ना ये आपको हाईलाइट करने, बिकॉज यही सेक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, अदरवाइज आप लोगों को तो पढ़ने के बाद ये दोनों सेक्शन सेम ही लगेंगे, है ना। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइज जो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इट इज सेक्शन 36 ऑफ आईपीसी, और ये हमारा सेक्शन 3 क्लॉज 7 के साथ पढ़ा जाएगा ऑफ बीएनएस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये कह रहा है कि मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, जिसने डिसाइड कर लिया है कि या डिसाइड नहीं भी किया है बट सम इफेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफेक्ट क्या हो सकता है कि अ पर्सन हैज डाइड, ठीक है, दिस इज द इफेक्ट। लेकिन वो इफेक्ट हुआ कैसे है, जरूरी नहीं है कि वो किसी एक्ट से हुआ हो या फिर सिर्फ इलीगल ओमिशन से हुआ हो। जब भी कोई एक्ट या ओमिशन दोनों साइमल्टेनियसली साथ में किए जाते हैं जस्ट टू कॉज दैट इफेक्ट, तो उसे भी हम ऑफेंस की कैटेगरी में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि एक जेलर है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जो हमारा इलास्ट्रेशन, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर तो इंटेंशनली ए कॉजेज बोला गया है बट हम इसको सिंपल वर्ड्स में ले सकते हैं कि जैसे जेलर है, ठीक है, उसकी ही इज लीगली बाउंड टू गिव फूड टू द प्रिजनर्स। लेकिन अब वहां पर क्या होता है, नाइदर ही गिव्स फूड टू द प्रिजनर्स नॉर ही ट्रीट्स हिम वेल, और वहां पर क्या करता है वो उसको बीट करता है, ठीक है, यानी कि वो उसको मार भी रहा है और साथ ही साथ वो उसको खाना भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलीगल ओमिशन तो हुआ ही हुआ, क्यों, क्योंकि खाना नहीं दे रहा। लेकिन ऑफेंस जो एक्ट है वो क्या है कि वो उसको पीट भी रहा है। तो अगर किसी को आप पीटोगे और खाना भी नहीं दोगे तो इवेंचुअली क्या होगा, दैट पर्सन विल डाई, ठीक है। तो जो इफेक्ट है वो ये है कि दैट पर्सन डाइड। लेकिन अब अगर वो यहाँ पर ये इस चीज की प्ली नहीं ले सकता कि जी मैंने तो इसको थोड़ा सा ही पीटा था, कि दिस इतना पीटने की जो क्वांटिटी है उससे किसी का मर्डर नहीं हो सकता, किसी को किसी जो कोई इंसान है वो मर नहीं सकता। वहां पर वो उसको ये चीज भी लेंगे कि आपने उसको खाना भी तो नहीं दिया है ना इतने टाइम से, ये चीज को भी लिया जाएगा। तो जो जब हम उनको साथ में पढ़ेंगे तो हम उनको एज ऑफेंस की कैटेगरी में, एक ऑफेंस की कैटेगरी में उसको माना जाएगा, ठीक है।
नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. सो गाइज, जो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, इट इज सेक्शन 37 विच इज सेक्शन 3 क्लॉज 8 ऑफ BNS. ठीक है, यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि when an act is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with other person commits that offense. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या चीज ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सिंपल शब्दों में कि जब कॉमन इंटेंशन होती है कुछ लोगों की, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि उस कॉमन इंटेंशन को जो है उसी टाइम पर एक साथ इमीडिएटली उसको क्या कहते हैं, एक एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए. ठीक है, हो सकता है कि उनकी जो कॉमन इंटेंशन है वो स्लोली स्लोली और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम पर उसको वो एक तरह से इनैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा. इनमें से एक इलस्ट्रेशन है जो वो ये कह रहा है कि मान लीजिए एक कन्विक्ट है. ठीक है, वो कन्विक्ट जो है वो जेलर को लगता है कि दैट कन्विक्ट इज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी, लेकिन उसकी सजा कंप्लीट हो गई है और वो उसको छोड़ा जा रहा है. ठीक है, तो अब जेलर क्या प्लान बनाता है कि हम इसको स्लो पॉइजनिंग से मार देंगे. ठीक है, सो दैट ये सोसाइटी में जाके और क्राइम्स ना करे. तो क्या होता है कि एक जेलर, मान लीजिए जेलर ए है, उसने उसको धीरे धीरे पॉइजन देना शुरू कर दिया इन द फूड. ठीक है, नॉट इन वन डे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन. ठीक है, अब क्या हुआ कि उस जेलर की ट्रांसफर हो गई या फिर उसको चेंज कर दिया, दूसरा जेलर आया उसके जगह पे. ठीक है, शिफ्ट्स भी होती है ना, तो दूसरे शिफ्ट पे दूसरा जेलर आया. अब यहाँ पर दोनों जेलर की या फिर तीनों जेलर की, आप मान लीजिए 3 जेलर थे, उन तीनों की कॉमन इंटेंशन थी कि इस पर्सन को हमने रिलीज नहीं होने देना, उसको मार देना. तो जो दोपहर का खाना होता है, सुबह के खाने में जेलर ए ने मिला दिया पॉइजन, दोपहर के खाने में जेलर बी ने पॉइजन मिलाना शुरू कर दिया, स्लो पॉइजनिंग, और रात के खाने में जेलर सी ने मान लीजिए पॉइजन मिलाना शुरू कर दिया. ठीक है, तो अब ये जो है वो डिफरेंट एक्ट्स हैं बाय डिफरेंट पर्संस. ठीक है, लेकिन दे आर एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. ठीक है, कॉमन इंटेंशन क्या है कि उस जो हार्डन क्रिमिनल है उसको बाहर नहीं जाने देना, उसको रिलीज नहीं होने देना, उसको मार देना. तो यहाँ पर जो तीनों हैं वो अलग अलग तरीके से एक्ट करे, अलग अलग टाइम पे एक्ट करे, लेकिन उनकी कॉमन इंटेंशन है. तो यहाँ पर जब वो पर्सन मर जाएगा तो इन तीनों जेलर्स को, ए बी सी तीनों को सेम सजा मिलेगी एज इफ उन्होंने वो क्राइम जो है हर एक बंदे ने किया है. व्हाई? बिकॉज इवन दो दे वर एक्टिंग इन at different times, but they were acting in furtherance of a common intention. Okay, यही ये सेक्शन कह रहा है कि चाहे वो सिंगली करें, चाहे वो जॉइंटली करें, चाहे वो डिफरेंट टाइम्स पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, कोई इंटरवल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इफ द अल्टीमेट गोल जो था उनका दैट हैज बीन अचीव्ड और वो कॉमन इंटेंशन में एक्ट कर रहे थे, तो उन सबको सिमिलर सजा मिलेगी. ठीक है, आप इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए. दे आर द सेम इलस्ट्रेशंस, वही जेल वाली है एक एंड एक पॉइजन वाली है, आप उसको पढ़ लीजिए. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. सो गाइज, द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे इज सेक्शन 38, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 क्लॉज 9 के साथ ऑफ BNS. ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ अ criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं कि देखिए कॉमन इंटेंशन नहीं है जो हमारा सेक्शन 38 है या फिर 3 क्लॉज 9 है. इट प्री सपोजेस कि कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी, ऑल दो इंटेंशन सेम हो सकती है. कैसे? अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए ए है. ठीक है, ही ट्राइज टू किल Z, जो कि हमारी यहाँ पर इलस्ट्रेशन बता रही है. ठीक है, ही ट्राइज टू किल Z. व्हाई? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. वहां पर उनकी लड़ाई चल रही है और एकदम से उसने कुछ ऐसा बोल दिया विच माइट हैव हर्ट ए वेरी बैडली. ठीक है, तो वहां पर वो क्या करता है कि ए जो है उसको गुस्सा आ जाता है एकदम से सडन प्रोवोकेशन में, एंड ही ट्राइज टू किल Z. एंड वहां पर क्या होता है कि वो जो ए है वो तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के कैटेगरी में आ जाएगा. व्हाई? बिकॉज सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन थी. लेकिन बी जो है
वो भी वहीं खड़ा होता है और उसकी इल विल होती है, ही डज नॉट लाइक जेड एंड ही वॉन्ट्स टू किल जेड। तो वहां पर क्या होगा कि बी जो है वो बेसिकली क्या करता है कि वो असिस्ट करता है ए को टू किल बी। मान लीजिए वो नाइफ पकड़ा देता है, ठीक है, या फिर वो गन पकड़ा देता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे जो जेड है उसका मर्डर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ना ही बी को कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन थी, ठीक है, ना ही उसका कोई रोल था वहां पर, लेकिन उसको उसकी इल विल थी, उसको मर्डर करना था, उसको मार देना था जेड को। तो वो क्या करता है, वो उसको असिस्ट कर देता है ए को विथ समथिंग जिससे जेड की मौत हो जाए। तो अब यहाँ पर ए जो है उसके ऊपर तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगेगा, लेकिन जो बी है उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा। वाई? बिकॉज वहां पर कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं थी, उसने खुद ही इंटेंशनली उसको मारा है। अब आप ये चीज कह सकते हैं कि मारा तो दोनों ने है, लेकिन उनकी कोई प्री प्लान्ड कॉमन इंटेंशन नहीं थी। उन लोगों ने पहले से एक कॉमन इंटेंशन नहीं बना के रखी थी दैट वी हैव टू मर्डर दिस पर्सन, ठीक है। ए ने किसी और रीजन से मारा है और बी ने किसी और रीजन से मारा है। तो यहाँ पर इंटेंशन मैटर्स और कॉमन इंटेंशन नहीं थी, यही ये सेक्शन जो है मेनली बात करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट सेक्शन इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस सीरीज ऑफ IPC and BNS, and all the best for future, and kindly like, share and subscribe to my channel, and we'll see you in the next video. Thank you so much.